अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंट्री की आज़ादी के लिए उनके जो रियाया है, उनकी जो आवाम है, उसको अपने राइट्स लेने के लिए एक बहुत बड़ी जदोजहद करनी होती है। एक बहुत बड़ी उनकी कोशिशें करनी होती हैं, जिस पे बहुत सारे एक्ट्स पास होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे वॉर्स होती हैं, तब जाके किसी भी मुल्क को आज़ादी मिलती है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि अमेरिकन हिस्ट्री में उनको आज़ादी कैसे मिली और अमेरिकन रेवोल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या फ़र्क है, क्योंकि इनकी जो डेट्स हैं वो मर्ज करती हैं लेकिन डिफरेंट हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई 1765 से और एंड हुई 1783 में, जबकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी 1775 से और एंड हुई 1783 में। तो बेसिकली जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है उसी का पार्ट है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दो इंसिडेंट्स हैं, दो वाक़यात हैं हिस्ट्री में, लेकिन जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो पार्ट है अमेरिकन रेवोल्यूशन का। तो ये जो है किन दो लोगों के बीच में हुई थी वॉर, कैसे हुई वो हम पढ़ते हैं अभी। अमेरिकन्स के बीच और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर हुई थी और अमेरिकन्स का साथ दिया था फ्रेंच एम्पायर ने और ब्रिटिशर्स के साथ थे लॉयलिस्ट। जो फ्रेंच एम्पायर थे वो 80% उनको सपोर्ट कर रहे थे, 80% की तादाद में थे, और लॉयलिस्ट जो है वो 15% इनको सपोर्ट कर रहे थे, 15% इनके साथ थे। हम लोग आगे अपनी वीडियो में कॉलोनिस्ट का बहुत जिक्र करेंगे। कॉलोनिस्ट थे ऑल द पीपल लिविंग इन ब्रिटेन, कॉलोनीज ऑफ अमेरिका, और नेटिव स्पीकर वर कॉल्ड रेड इंडियंस। अब रेड इंडियंस कौन लोग थे? रेड इंडियंस जो नेटिव स्पीकर थे, जो जब दरियाफ्त किया गया अमेरिका को तो वहाँ पहले से मौजूद लोगों को रेड इंडियंस कहते हैं, क्योंकि उनकी जो शक्ल है, उनका जो कलर है वो इंडियंस की तरह था। और जब कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुँचे, बेसिकली वो जा किस लिए रहे थे? वो जा रहे थे अमेरिका, इंडिया, वो समझ रहे थे कि वो इंडिया जा रहे हैं, लेकिन वो पहुंच कहाँ गए? अमेरिका पे। तो वहाँ के लोगों को जब उन्होंने देखा तो वो भी उनको इंडियंस की तरह लगे, तो उन्होंने उनको कहा कि रेड इंडियंस, तो वहीं से उनको रेड इंडियंस कहते हैं। लेकिन आजकल जो अभी है उनको हम लोग कहते हैं नेटिव स्पीकर्स। 1492 में कोलंबस जो है वेस्ट इंडीज़ पहुँचे और एक न्यू वर्ल्ड डिस्कवर की गई जिसको यूरोप कहा जाता है, ठीक है। और ये कब हुई? 16 और 17 सेंचुरी में। फिर जो है 13 कॉलोनीज़ बनाएगी वहाँ पे, वो कब हुई? 1607 टू 1732। और जो कोलंबस थे वो स्पेन ने उनके प्लान को स्पॉन्सर किया था और वो स्पेन की तरफ से गए थे। और फिर जब वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने डिस्कवर कर लिया अमेरिका को, तो स्पेन के जो हैं सफ़ीर वो सबसे पहले वहाँ पहुँचे। उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड में भी वहाँ पे गए और वहाँ उनको सपोर्ट किया, वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बनाई। एम्स फॉर डेवलपिंग दीज कॉलोनीज़। अब उन 13 कॉलोनीज़ को बनाने का मकसद क्या था? बेनिफिट्स फॉर द मदरलैंड, जो अमेरिका की लैंड है उसके लिए बेनिफिट्स, उसको मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर उसको मजबूत करना। लेकिन जो फ्रेंच थे वो क्या, उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खुद की कामयाबी थी, खुद की डेवलपमेंट थी, वो अमेरिका के बारे में नहीं सोच रहे थे। एंड द नेचर ऑफ ऑल वर मर्केंटलिज्म कहते हैं फ्री ट्रेड को। उन सब का मकसद था कि हम वहाँ पे ट्रेड कर सकें, तजारत कर सकें, ताकि हम खुद माशी तौर पर मजबूत हो सकें। और जो अमेरिका के लिए बेनिफिट्स चाहते थे, वो चाहते थे कि हम ट्रेड करके अमेरिका को मजबूत कर सकें, उसे माशी तौर पर, सियासी तौर पर उसकी डेवलपमेंट कर सकें। इस पर्पज़ के लिए उनको ज़रूरत थी कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ करें ताकि उनके साथ अपनी ट्रेड कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने जो है भारत को कॉलोनाइज़ किया और साथ और भी कंट्रीज़ को किया, ताकि वो वहाँ से मटेरियल जो है वो लेके तो कहाँ भेज दें? यूरोप में, ताकि उनको प्रॉफिट हो। अब अमेरिकन रेवोल्यूशन के डिफरेंट कॉजेज़ होंगे, डिफरेंट वजूहात होंगी, ऐसे ही तो कोई भी रेवोल्यूशन नहीं हो जाती। तो इसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, सोशियो कल्चर, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। सोशियो कल्चर में हमारा कल्चर आ जाता है, हमारा रिलीजन आ जाता है। तो जो स्पेन का किंग था वो कैथोलिक था
और जो उसकी पब्लिक थी वो प्रोटेस्टेंट्स थे, और इसीलिए वो वहाँ पे उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, उन पे डिफरेंट लॉज लगा दिए जाते, डिफरेंट उनको टैक्स पे करने पड़ते, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो मूव कर गए यूरोप में, अमेरिका में। और इंग्लैंड का जो किंग था वो फॉलो करता था चर्च ऑफ इंग्लैंड, जबकि जो पब्लिक थी वो मेजॉरिटी वो कैथोलिक थी, और वहाँ पे भी सेम था कि उनको रूल्स नहीं फॉलो करने दे देते, उनको टैक्स उन पे लगा दिए जाते, तो इसी वजह से वो सब भी मूव कर गए यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ। अब जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर मूविंग टूवर्ड अमेरिका, यूरोप, तो वहाँ पे इनलाइटनमेंट का आइडिया हुआ कि लिबरल एंड प्रोग्रेसिव थिंकिंग एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ इनलाइटनमेंट। वहाँ पे नेचुरल लॉ एंड राइट्स, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है उभरा, प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, रिपब्लिकेशन के बारे में, कि जो कोई भी हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो भी जो है हमेशा इलेक्टेड होगा। ऐसे नहीं कि अब बाप जो है वो बादशाह है तो उसका बेटा भी बादशाह होगा, वहाँ पे हेड ऑफ़ द स्टेट को इलेक्ट किया जाएगा, ऐसे ही कोई भी उठ के आके हेड ऑफ़ द स्टेट नहीं बन सकता। तो ये सारी जो हैं चीज़ें लोगों के माइंड में आने लगी कि हमें अपने राइट्स चाहिए। इस सिलसिले में बहुत से लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन दी, बहुत से लोगों ने राइटिंग की, बहुत डिफरेंट फ़िलासफ़र्स ने, राइटर्स ने, पोइट्स ने, जिसमें जॉन लॉक का अहम किरदार है, जिनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। उनकी फेमस लाइन है, पावर्स कम फ्रॉम पीपल, कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी वजह से पावर आती है, ना कि वहाँ के गवर्नर की वजह से, लीडर की वजह से। इमैनुएल कैंट जो है वो जर्मन फ़िलासफ़र थे। मोंटेस्क्यू जो है इन्होंने बात की सेपरेशन ऑफ पावर की। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत ही फेमस अमेरिकन से बिलोंग करते हैं, और थॉमस पाइन वे ये भी जो है अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इन सब ने बहुत सी राइटिंग्स लिखी अपनी लोगों को शऊर देने के लिए, जैसे इकबाल ने लिखी थी सब बरसगीर के लोगों को शऊर देने के लिए कि उनको अपने राइट्स के बारे में बोलना चाहिए। तो इन लोगों ने भी बोला कि उन लोगों को अपने राइट्स के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा किरदार रहा है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। अब पॉलिटिकल कॉजेज़ में हमारे पास आ जाता है, कॉलोनीज हैड सेल्फ अपॉइंटेड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश क्राउन। जो लेजिस्लेचर था उसके पास कोई पावर नहीं थी, कोई राइट नहीं था कि वो गवर्नर को चेंज कर सके, गवर्नर इलेक्ट कर सके। और जो गवर्नर था वो डायरेक्टली कहाँ से अपॉइंट होता था? ब्रिटिश क्राउन से। ब्रिटिशर्स जो हैं वो उसको अपॉइंट करते थे, इलेक्ट करते थे। और जो कॉलोनीज थी उनकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से वो लोग बहुत दुखी थे, बहुत जो है उनको मतलब इस चीज़ ने भी रियलाइज़ किया कि उनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन फिर भी ये कोई बड़ी वजह नहीं थी कि वॉर हो। वॉर किस लिए हुई? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने मिसयूज़ किया पावर्स का, जब वो उन पे टैक्स लगाने लगे कॉलोनीज़ के लोगों पे, जब वो कोई भी ट्रेड करते, तो तब जो है वो रीज़न रही वॉर की। फिर आगे हमारे पास इकोनॉमिक कॉजेज़। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन 13 कॉलोनीज़ मेड देम इंटरडिपेंडेंट, मेड देम थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज वन। जो उन्होंने 13 कॉलोनीज़ ने ट्रेड की, तो उस ट्रेड की वजह से ये लोग जो है इंटरडिपेंडेंट हो गए, और इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि यूनाइटेड हैं, एक हैं। द लिबरल आइडियाज़ ऑफ सोसाइटी अफेक्टेड ट्रेड एंड कॉलोनी। जैसे ही ओपन माइंडेड लोग हो गए, लिबरल आइडियाज़ आते गए, तो उसने जो है अफेक्ट किया ट्रेड को और इकोनॉमी को। एंड मटेरियलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिज्म, कि मटेरियलिस्टिक ज़्यादा वो हो गए, एक दूसरे मतलब मटेरियलिस्टिक ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना कि अच्छा है बुरा है, एक दूसरे के लिए ना सोचना। और इंडिविजुअलिज्म सिर्फ अपने लिए सोचना, अपने साथी के लिए नहीं सोचना। और ये भी कि स्टेट की ना सोचो, बल्कि जो स्टेट की तरक्की ना हो, बल्कि जो ट्रेडर है उसकी तरक्की हो, वो कामयाब हो। फिर जो है बहुत से नेविगेशन एक्ट्स पास हुए ब्रिटिशर्स की तरफ से। 1651 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें कहा गया कि जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रिटिशर्स शिप्स यूज़ कर सकते हैं ट्रेड के लिए। 1660 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें कहा कि शुगर, टोबैको, कॉटन एंड इंडिको कहते हैं जो टाई बनाने के लिए यूज़ होता है मटेरियल, एक्सपोर्ट्स टू इंग्लैंड। तो ये सारा कहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे? इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश में एक्सपोर्ट करेंगे, किसी और कंट्री में नहीं कर सकते। 1663 में कहा कि ऑल ट्रेड टू कॉलोनीज ओनली विया इंग्लैंड। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि जो सारी ट्रेड है वो इंग्लैंड के रास्ते से होके जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब अमेरिका ने अपना जो है कुछ चीज़ें भिजवानी हैं पाकिस्तान में, तो वो पहले जो है वो शिप्स कहाँ पे जाएंगी? इंग्लैंड में जाएंगी।
वहाँ से होके तो फिर पाकिस्तान में आएंगी, वहाँ जाएंगी, वहाँ पे टैक्स लगेगा, वो उनको फ़ायदा होगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा, जो चीज़ होगी, उसकी कॉस्ट और ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो दूसरे कंट्री में आएगी। तो इसीलिए इससे क्या है, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो इतनी होशियारी से टैक्स लगा रहे थे, लेकिन जो कॉलोनीज़ थी उन्होंने भी जो है वो बीच का रास्ता इख्तियार किया और स्मगलिंग करने लगे, ताकि उनको टैक्स भी ना देना पड़े और उनका माल पहुंच भी जाए और वो कामयाबी से तजारत करते रहे। पहले तो कोई ख़ास उन पर तवज्जो नहीं दी गई, 100 साल तक वो करते रहे इसी तरह ट्रेड। लेकिन 1763 के बाद जो है वो हालात कुछ बदल गए, क्योंकि ब्रिटेन को जो है वो मनी की ज़रूरत थी, क्योंकि वो 7 ईयर वॉर के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठीक है, उनमें उनकी जो सारी मशीनरी थी, उनके सारे जो वेपन्स थे वो ख़त्म हो चुके। जो 7 ईयर वॉर है वो स्टार्ट हुई थी 1754 में और एंड हुई 1763 में, और जो हुई ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान थी इन अमेरिका फॉर टेरिटरीज़। कुछ एरियाज़ के लिए जो है ये वॉर हुई थी और ये स्प्रेड हो गई 5 कॉन्टिनेंट्स में। तो जिसमें है जो फ्रांस है वो हार गया था, उसको अपनी बहुत सारी जो लैंड है, वो टेरिटरी है, वो फिर देनी पड़ गई। तो और बाद में जो जब ख़त्म हुई है वॉर, किस पे, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस पे ख़त्म हुई। जब इन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस पे साइन किए तो जो है उसके बाद ये वॉर ख़त्म हो गई। अब जब इनको पैसों की ज़रूरत थी, इन्होंने कॉलोनीज़ पे ट्रेड पे नज़र रखनी शुरू कर दी और उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो कॉलोनीज़ के लोग थे वो नाखुश थे। और उन्होंने जिन लोगों ने इनकी वॉर में साथ दिया था उन लोगों को इन्होंने कहा कि हम आपको सेटल करेंगे, ये वो। और जो किंग जॉर्ज III थे, जिनका टाइम पीरियड रहा 1760 से 1820 तक, उन्होंने इस सारी जो रेवोल्यूशन है, जो ये लोग कह रहे थे कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, कॉलोनीज़ कह रही थी, इसको उन्होंने पर्सनली ले लिया कि वो मुझे पसंद नहीं करते या मेरी एम्पावरमेंट को लाइक नहीं कर रहे, तो उन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। तो इस सब को उन्होंने पर्सनली ले लिया और बहुत सारे एक्ट्स पास करवा दिए, जिसमें फर्स्ट एक्ट है शुगर एक्ट ऑफ 1764, शुगर टू बी एक्सपोर्टेड ओनली टू इंग्लैंड में सिर्फ शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसी कंट्री में नहीं कर सकते। क्वार्टरिंग एक्ट 1764, पे फॉर इंग्लिश सोल्जर्स स्टेशन इन अमेरिका प्रोवाइड देम लॉजिंग ऑफ रिक्वायर्ड, के जो हैं जो भी सोल्जर्स स्टे कर रहे हैं इन अमेरिका, वो उनको घर प्रोवाइड करेंगे, उनको ज़रूरियात को पूरा करेंगे। और अगर कभी भी वो कहते हैं कि वो उनके घर में रात गुजारना चाहते हैं तो वो उनको मना नहीं कर सकते, वो उनको अपने घर में जगह देंगे। तो ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं था किसी को भी अपने घर में जगह देना। तो ये एक बहुत ही अजीब किस्म का एक्ट पास करवाया गया। तो फिर नेक्स्ट जो एक्ट है वो है स्टैम्प एक्ट 1765, जो कि इंतहाई ही जो है वो उनके लिए दर्दनाक था। ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा नीडेड टू बी स्टैम्प्ड। जितने भी न्यूज़पेपर होंगे, जितने भी लीगल जो हैं डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन पे स्टैम्प लगवानी लाजमी होगी। ये जो पढ़ा लिखा तबका नहीं था उनके लिए तो इस पे कोई वो परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन जो एजुकेटेड लोग थे उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। मोस्टली जो ज़्यादातर जो लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और एजुकेटेड पीपल, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए। नेक्स्ट है डिक्लेरेटरी एक्ट 1766। इसमें अब स्टैम्प वाला जो रौला था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने कहा कि उनके पास पूरी पावर है कि वो किसी वक्त भी कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी टैक्स उन पर लगा सकते हैं। उन पे वो ख़तरा तो टल गया, लेकिन फिर भी उनको एक डर बैठा दिया गया कि हाँ जी, हम कभी भी आप पे टैक्स लगा सकते हैं, कभी भी कोई भी लॉ बना सकते हैं। टाउनशेड एक्ट 1665, चार्ल्स टाउनशेड चांसलर Quaker suspended New York's legislature, tax essential good, tea, paper, glass, lead and paint, power to British authorities to search any building। अब यहाँ पे एक और फजूल किस्म का एक्ट आ गया कि उन्होंने क्या किया कि जो है तमाम जितने भी एक घर बनाने के लिए कह सकते हैं कि टी, पेपर, ग्लास, लेड, पेंट, इस सब में उन्होंने टैक्स लगा दिए और ब्रिटिश को ये अथॉरिटी दे दी कि वो किसी वक्त भी किसी के घर में भी जाके सर्च कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अनएथिकल है। किसी के घर पे भी यूँ जाके चेकिंग करना, कह देना कि हाँ हमें तो अथॉरिटी मिली हुई है इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो हम कर सकते हैं।
तो ये इसकी वजह से जो कॉलोनीज़ के पीपल थे वो लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने बहुत जो है इसके लिए कहा कि ये सही नहीं है बिल्कुल भी। बोस्टन मैसेकर 1770। अब बोस्टन में जो है वो उन्होंने तमाम जो वो टाउनशिप पीछे एक्ट पास हुए उनके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसमें 5 प्रोटेस्टर जो हैं वो मर गए हुए। ये कुछ बहुत ज़्यादा अमवात तो हुई नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बरसगीर में बहुत सारी अमवात हुई थी इसी तरह प्रोटेस्ट के बीच में। लेकिन फिर भी इस सब से जो है वो पब्लिसाइज हैविली बाय एफर्ट्स ऑफ पैट्रियट्स लाइक सैमुअल एडम्स इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और इन्होंने बहुत इसको पब्लिसाइज किया, इस इवेंट को, इस इंसिडेंट को। तो जिसकी वजह से जो पब्लिक है उनके ओपिनियन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, उनके वो नेगेटिव हो गए सारे। टी एक्ट 1773। जैसा कि मैंने ये पढ़ी सारी स्टोरी इनकी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, जिसमें लॉर्ड नॉर्थ न्यू पीएम ऑफ ब्रिटिश रिमूव्ड ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट ऑन टी। अब वहाँ पे चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था, तो उन्होंने चाय के अलावा बाकी तमाम चीज़ों से टैक्स हटा दिए। प्रोटेस्ट रिफ्यूज़ टू लेट शिप्स लैडन विद टी इनटू पोर्ट्स। अब जो प्रोटेस्ट थे, जो कॉलोनीज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अब शिप्स को स्पोर्ट पे नहीं आने देंगे, लैंड नहीं करने देंगे, आने ही नहीं देंगे कंट्री में, ना ही वो शॉप्स पे आएंगी। अगर शॉप्स पे आ गई तो हम वहाँ से ख़रीदेंगे नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ दोस्त होते हैं वहीं दुश्मन होते हैं। तो एक कॉलोनी के गवर्नर, मैसाचुसेट्स कॉलोनी का नाम है, उसके गवर्नर हुइसन डिक्लेयर्ड ही विल हैव शिप्स ऑन लोड इन बोस्टन हार्बर। वो उन्होंने कहा कि वो जो है वो तमाम जो शिप्स हैं उनको आने देंगे बोस्टन में, और ख़ुद जो है इनकी निगरानी वगैरह करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो सैमुअल एडम्स हैं, जिनकी हमने पीछे भी बात की, जिनका बहुत अहम किरदार है, वो भेस बदल कर जो है इस शिप में चढ़ गए। इनके साथ और लोग भी थे, और इन्होंने क्या किया, जो सारी चाय है इन्होंने इसको पानी में गिरा दिया। और ये इंसिडेंट हुआ 16 दिसंबर 1773 में, और तकरीबन इन्होंने 1 मिलियन पाउंड जो चाय है वो वाटर में फेंक दी, जिसकी वजह से ये मुझे जो बड़ा अच्छा लगा है। War begins by April 1777 between Legiston and Concord. The Continental Army was led by General George Washington. They had support from countryside while cities were bitterly contested. जो कॉलोनीज थी रिच ट्रेडर्स की सिटीज़ में, वो लोग तो स्टिल जो है ब्रिटिश के रूल्स को फेवर कर रहे थे, क्योंकि उनको ट्रेड से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, ट्रेड की पॉलिसी से। एंड दैट ट्रेडर्स एंड दैट कॉलोनिस्ट वर कॉल्ड लॉयलिस्ट। और सिटीज़ में सिटीज़ में तो इनको इतनी सपोर्ट नहीं मिली थी, लेकिन कंट्री साइड से, जो रूरल एरिया से, वहाँ से इनको काफ़ी सारी सपोर्ट भी मिल रही थी। अब कॉमन सेंस के नाम से एक पैम्फलेट है, written by Thomas Paine, was widely circulated in 1775 to 1776. It advocated for independence in simple language with persuasive arguments and reasons. अब इन्होंने अपने इस कॉमन सेंस जो था पम्फलेट था, इसमें सिंपल लैंग्वेज में रीजंस बताए कि क्यों जो है वो कॉलोनिस्ट को अपने राइट्स चाहिए, क्यों वो इस तरह की जो है ये सारे कुछ कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा, और ये बिल्कुल कोई छोटा सा पम्फलेट नहीं था, ये 48 पेज का था। तो बाय अर्ली 1776 इन ऑल 13 कॉलोनीज पैट्रियोट्स हैड ओवरथ्रोन देयर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। दे डिक्लेयर दैट दे वर स्टेट्स नाउ नॉट कॉलोनीज। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अब स्टेट्स हैं, कॉलोनीज़ नहीं हैं। तो उन्होंने अपनी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उसको भी कहा कि हम नहीं मानते। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1776। On 4th of July 1776, the Declaration of Independence was adopted at Philadelphia. They asked support from French and defeated England, Spain and Netherlands also support. अब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो जो हैं इंडिपेंडेंस के लिए जदोजहद करेंगे। उन्होंने फ्रेंच से सपोर्ट भी मांगी और इंग्लैंड को हरा दिया।
अब स्पेन और नीदरलैंड ने भी इनको सपोर्ट किया, लेकिन फ्रेंच इनके साथ ज़्यादा रहा क्योंकि फ्रेंच पीछे इंग्लैंड से हारा हुआ था और वो अपना बदला भी पूरा करना चाहता था। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अमेरिका को और इंग्लैंड को हरा दिया। एक्ट 1781, a Britishers Governor General Cornwall is surrendered at Yorktown. In Treaty of Paris 1783, American recognized independence by Great Britain. 100,000 soldiers died fighting mostly due to disease. अब जो ब्रिटिशर्स का जनरल था कॉर्नवेल, उसको वो सरेंडर हो गया यॉर्क टाउन में, और इन ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में ब्रिटेन ने मान लिया अमेरिका की इंडिपेंडेंस को, अमेरिका की आज़ादी को। इस सारी लड़ाई में 1000 सोल्जर्स मारे गए और ज़्यादातर जो है वो डिज़ीज़ की वजह से मरे, क्योंकि जो तब इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं थी, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो किसी को कोई भी चोट लगती और वहाँ पे ज़ख़म हो जाता और फिर जो है उनकी उस वजह से डिज़ीज़ हो जाती, क्योंकि मेडिसिन्स टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, साइंस नहीं थी। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।